आज हमारा कक्षा 10 रसायन विज्ञान का दूसरा क्लास है, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रिया की क्रिया विधि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। आपका पहला है संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं, दूसरा वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, तीसरा विस्थापन अभिक्रियाएं, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, पाँचवा ऊष्मा छिपी अथवा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, छठा उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं, सातवां उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के इन 7 प्रकारों के बारे में हम क्रमशः पढ़ेंगे। हमारा पहला आता है संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। योगात्मक अभिक्रियाएं असंतृप्त यौगिक देती हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद दोनों में देखिए 2 परमाणु मैग्नीशियम के और 2 ऑक्सीजन के, और यहाँ पर भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के 2 परमाणु समान हैं। इस प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक और उदाहरण है एथिलीन की हाइड्रोजन से संयोग क्रिया होती है, निकेल उपयोग की उपस्थिति में एथिलीन गैस प्राप्त होती है। हमारा नंबर 2 आता है वियोजन अभिक्रिया। वे अनुक्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ के अणु 2 या अधिक सरल अणुओं में विभक्त हो जाते हैं। यह अभिक्रिया ऊष्मा या विद्युत के प्रभाव से संपन्न होती है अथवा ऊष्मा से प्रभावित अभिक्रियाएं ऊष्मीय अपघटन और विद्युत से प्रभावित अभिक्रियाएं विद्युत अपघटन कहलाती हैं। जैसे KClO3, इसमें यह ऊष्मा से अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसमें KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। फिर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 यह विद्युत से अभिक्रिया संपन्न होती है, इसमें कैल्शियम और क्लोरीन बनता है। इसमें ऊष्मा के प्रभाव से पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में विभक्त कर दिया जाता है, और विद्युत के प्रभाव से कैल्शियम क्लोराइड को कैल्शियम और क्लोरीन में विभाजित कर दिया जाता है। यह आपका हो गया वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद अगला आता है अपघटन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, ऊष्मीय वियोजन और विद्युत अपघटनीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, इस अभिक्रिया में यौगिक को गर्म करने पर 2 या अधिक अणुओं में विभक्त होता है और ठंडा होने पर अणु संयुक्त होकर मूल यौगिक में पुनः परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म करने पर यह फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में विभक्त होता है, PCl3 यह है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जिस प्रकार से हमको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से को गर्म करने पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन प्राप्त हुआ था, और इन दोनों के संयुक्त होने पर हमको पुनः फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्राप्त होता है। वहीं क्रिया नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को गर्म करने पर अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होती है, और ये संयुक्त होकर ठंडा करने पर इनको हमें पुनः नौसादर प्राप्त होता है। हमारा पहला पॉइंट था वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मीय वियोजन, और अब है दूसरा विद्युत अपघटनीय वियोजन। इस अभिक्रिया में विद्युत संयोजक अभिक्रिया को जल में घोलने पर वह धनायन व ऋणायन में विभक्त हो जाता है, जो पुनः संयुक्त होकर मूल यौगिक बनाते हैं। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड को
को जल में घोला जाता है तो यह सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में विभक्त होता है। उसी प्रकार से कैल्शियम क्लोराइड को जब जल में घोला जाता है तो वो कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन में विभक्त हो जाता है। हमारा पहला था योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया और तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह को हटाकर दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है तो इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें डालने पर लोहे की कीलें कॉपर पर जमा हो जाती हैं तो यह अभिक्रिया संपन्न होती है या प्राप्त होती है। जैसे कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ क्रिया कराने पर इसकी आयरन के साथ क्रिया कराने पर हमको फेरस के साथ क्रिया कराने पर फेरस सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर कॉपर का स्थान फेरस लेता है, इस प्रकार से फेरस सल्फेट और कॉपर को विभक्त करता है तो लोहे की कील पे कॉपर जमा हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में कॉपर परमाणु आयन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है, आयरन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। हमारा चौथा आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों की अदला बदली या विनिमय हो जाता है तथा वे नए यौगिक बनाते हैं, वे अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे विस्थापन अभिक्रिया में एक परमाणुओं या अणुओं का विस्थापन होता था, यहाँ पर द्विविस्थापन में जैसे देखिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है, इनमें इनके परमाणुओं का अदला बदली होता है। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है तो सोडियम का स्थान बेरियम, बेरियम का स्थान सोडियम लेता है तो इस प्रकार से हमारा हो जाता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। कहने का अर्थ है कि द्विविस्थापन अणुओं में दो परमाणुओं का विस्थापन होता है और विस्थापन में अभिक्रिया में एक परमाणु का विस्थापन होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आता है अवक्षेपण अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप अविलेय फेन के समान पदार्थ का निर्माण होता है तो यह पदार्थ अवक्षेप कहलाता है और ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को समान मात्रा में मिलाने पर हमको बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को समान अनुपात में मिलाने पर यहाँ बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। यही हमें झाग के रूप में अवक्षेप प्राप्त होता है, यही हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया है। इसमें हमारा आता है अगला आगे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊर्जा के परिवर्तन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे जब चूने को जल में भिगोते हैं तो वह उबलने लगता है, इससे सिद्ध होता है कि ऊष्मा उत्सर्जित होती है। पीछे आप पढ़े होंगे कि किसी मटके में हम जल लेते हैं और उसमें चूने को भिगोते हैं तो मटके का बाहरी सतह गर्म होता है, गर्म हो जाता है, इससे सिद्ध होता है कि ऊष्मा मुक्त हो रही है। जैसे नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन आपस में संयुक्त होकर अमोनिया बनाते हैं, उसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है। N2 नाइट्रोजन H2 हाइड्रोजन आपस में संयुक्त होकर के 2NH3 अमोनिया का निर्माण करते हैं। इसमें 22,400 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। इसी प्रकार से कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और 54,400 कैलोरी ऊर्जा भी उत्सर्जित करती है। कार्बन को कोयले को ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त बनता है और 54,400 कैलोरी ऊर्जा भी मुक्त होती। नंबर 2 ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। पानी में जैसे कह रहा है पानी में चीनी को घोलने पर ठंडा लगता है, ठंडक महसूस होता है, इससे अर्थात इसके का कहने का अर्थ यह है कि ऊष्मा अवशोषित होती है। यहाँ पर ऊष्मा अवशोषित होती है इसीलिए हमें ठंडक महसूस होता है। जैसे जब
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और ऊष्मा वातावरण से अवशोषित की जाती है। N2+O2 गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO और यहाँ पे 43,200 कैलोरी ऊष्मा अवशोषित की जाती है। उसी प्रकार से कार्बन और सल्फर के साथ कार्बन की सल्फर के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और 20,000 कैलोरी ऊर्जा अवशोषित होती है। कार्बन सल्फर के साथ कार्बन डाइसल्फाइड बनाती है और 20,000 कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करती है। अब हमारा आगे आता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अंतर। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। पहला पॉइंट है ऊष्माक्षेपी में वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और ऊष्मा से शोषी में आता है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का शोषण होता है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। पहले पॉइंट में ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा उत्सर्जित होती है और ऊष्मा शोषी में ऊष्मा अवशोषित होती है। नंबर 2, ऊष्माक्षेपी में इसमें वातावरण का ताप बढ़ जाता है, इसमें वातावरण के ताप में गिरावट आती है। नंबर 3, ऊष्माक्षेपी में वे रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं जिनमें बंध बनने की प्रक्रिया होती है, जैसे नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से क्रिया होने पर अमोनिया गैस का निर्माण इसमें होता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में तीसरा पॉइंट, वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषित होती हैं जिनमें बंध टूटने की प्रक्रिया होती है, जिनमें बंधों के टूटने की प्रक्रिया होती है, जैसे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला 6वां पॉइंट आता है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय भाग की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय भाग की कमी होती है। जैसे ऑक्सीजन की वृद्धि, कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया होने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। और कॉपर की ऑक्सीजन से क्रिया होने पर क्यूप्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसके बाद है उपचयन या ऑक्सीकरण। पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करता है, यहाँ पे उपचयन होता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। इसके बाद अपचयन अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का ह्रास होना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड की हाइड्रोजन से क्रिया होने पर यहाँ पर कॉपर और जल का निर्माण होता है, तो यहाँ पे कॉपर का अपचयन होता है और हाइड्रोजन का उपचयन होता है। इसके बाद आता है हमारा अगला रेडॉक्स अभिक्रिया। यदि किसी रासायनिक ऑक्सीकरण, उपचयन तथा अपचयन की क्रियाएं एक साथ होती हैं तो इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ऐसा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हों, वहाँ पर उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे आप अभी पीछे देखे हो क्यूप्रिक ऑक्साइड की हाइड्रोजन से क्रिया होने पर कॉपर और हाइड्रोजन प्राप्त होता था, तो यहाँ पे कॉपर का अपचयन और हाइड्रोजन का उपचयन होता था। इसमें अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही थी, तो ऐसे समीकरण को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अगला है संक्षारण। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आ जाता है तब धातु संक्षारित होती है।
जैसे लोहे पर जंग का लगना, चांदी पर काली परत का पड़ना, तांबे पर हरी परत का पड़ना आदि ये संक्षारण के उदाहरण हैं। आगे आता है विकृत गंधिता। जब विकृत गंधिता में जब वसा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री अधिक समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद अथवा गंध क्यों बदल जाती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उपचयित होने पर तेल तथा वसा विकृत गंध हो जाते हैं और उनके स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं। इसका कहने का अर्थ यह है कि कोई भी खाद्य सामग्री जो मार्केटों में बिकती है पैक करके पैकेटों में, तो उनके स्वाद में परिवर्तन क्यों आ जाता है, विकृत गंधिता का क्या प्रभाव उन पर पड़ता है, उसी से संबंधित यह विकृत गंधिता है। सामान्यतः तैलीय एवं वसा युक्त सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिश्रित किए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति मंद हो जाती है। जैसे चिप्स बनाने वाले चिप्स के पैकेट में से ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन गैस कम सक्रिय गैस भर देते हैं, जिससे चिप्स उपचयन न हो सके, चिप्स का उपचयन न हो सके और चिप्स आसानी से जल्दी से खराब ना हो और कुछ दिनों तक मार्केट में आसानी के साथ बिकता रहे और उसमें विकृत गंधिता दुर्गंध उत्पन्न न होने पाए। इस तरह से हमारा पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण समाप्त हो गया और इस चैप्टर में से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके अभ्यास प्रश्नावली में दिए हुए हैं, उसका हम PDF आप लोगों को भेज देंगे जिसे आप पढ़ लीजिएगा।